हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो हम कहाँ फाइंड कर रहे हैं? एट डिस्टेंस ए परपेंडिकुलर टू द रॉड, है ना। रॉड के परपेंडिकुलर लेंगे और किसी डिस्टेंस ए पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे कि अगर हमारी चार्ज रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, जिसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इससे किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर, यहाँ पर ये कोई पॉइंट P लाई करता है और ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है A। अगर किसी डिस्टेंस A पर ये कोई पॉइंट P लाई करता है और ये जो पॉइंट P है यहाँ पर एंगल ये थीटा बना रहा है, एक रॉड का एक एंड और दूसरा एंड का एंगल θ2 है, तो आपको बताना है इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब करना फिर से वही है, क्या करेंगे? छोटा छोटा एलिमेंट तोड़ेंगे, उस छोटे छोटे एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करते हैं, पहले अब इसमें एलिमेंट बनाते हैं। तो भाई जो हमने ये परपेंडिकुलर लिया है इसका, जो हमने इसका परपेंडिकुलर लिया है, इस परपेंडिकुलर से ये y एक्सिस है तो y डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे हम, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे dy लेंथ का, जिसमें चार्ज कितना है? dq, जिसमें चार्ज कितना है? dq। पहले तो मुझे इस dq का वैल्यू बता दो। तो आप बोलोगे साहब अगर आप हमसे dq पूछ रहे हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो हम यहाँ पर dq लिख देंगे लैम्डा इंटू dy, आपने हमें बता रखा है। ठीक है साहब, ये बात होगी। अब ये छोटा सा एलिमेंट जब मैंने लिया है तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पर, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखेंगे, पॉजिटिवली चार्ज रॉड है तो ये इसको रिपेल करेगी इधर की तरफ, तो इधर की तरफ हो जाएगा DE, इधर की तरफ क्या हो जाएगा आपका? DE। मान लो ये जो एलिमेंट है ये कितने एंगल पर है? ये थीटा एंगल पर है, थीटा एंगल पर ये अपना एलिमेंट आ रहा है। ठीक है साहब, अब क्या मैं इस छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख सकता हूँ? तो आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ये तो हमारा पॉइंट चार्ज हो गया। ये डिस्टेंस अगर मैं r बोल देता हूँ, इस पॉइंट P से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, इस एलिमेंट तक का डिस्टेंस अगर r है, तो मैं क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा यहाँ पर छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड DE इज इक्वल टू KdQ बाय r स्क्वायर। DQ का वैल्यू मुझे मालूम है, तो DE को मैं लिख दूंगा K लैम्डा dy बाय r स्क्वायर। अच्छा साहब, अब क्या मैं इस r का वैल्यू भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं देखता हूँ कि एक राइट ट्राइंगल बन रहा है, ये एंगल थीटा है, ये r है और ये डिस्टेंस a दी हुई है। अब अगर मुझे r चाहिए तो मैं सेक रेशियो अप्लाई करूंगा। आपने थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ रखा होगा। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या हो गया? 90 के सामने वाली साइड, ये हो गया r, ये हो गया बेस a, तो r कितना हो गया? r का वैल्यू आ गया हमारे पास a सेक थीटा। तो यहाँ पर मैं वो वैल्यू भी लगा दूंगा। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो होगा DE इज इक्वल टू K लैम्डा dy बाय a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या हो गया ये? K लैम्डा dy बाय a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब एक चीज देखो, क्या ये लैम्डा फिक्स है? क्या ये dy फिक्स है? क्या दोनों में से कुछ भी फिक्स नहीं है ना? ना ये थीटा फिक्स है, ना ही ये y फिक्स है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जो अपना ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है ना। यहाँ पर दो वेरिएबल आ रहे हैं, ये y भी और ये थीटा भी। तो मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है कि मैं इस पूरी इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ? मैं यहाँ से इस dy को हटाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ से इस dy को हटाने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए मुझे पहले y का वैल्यू लिखना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे हम? कि भाई यहाँ पर ये लेंथ हमने कितना लिया? ये डिस्टेंस हमने y लिया है। तो अब अगर मैं इस y को लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर tan रेशियो लगाऊंगा। तो tan थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ध्यान से समझते रहना एक एक स्टेप। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो दो वेरिएबल का इंटीग्रेशन कैसे करूंगा? तो मैं एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करूंगा। यहाँ पर y भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, तो मैं क्या कर लूँ? या तो y में या थीटा में। तो मैं क्या कर लेता हूँ? मैं इस पूरे को थीटा में ही कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ? मैं इसको लिख लेता हूँ y को, मैं इस y को लिख लेता हूँ यहाँ पर y इज इक्वल टू a tan थीटा। y को क्या लिख दिया मैंने? y को लिख दिया मैंने a tan थीटा। और अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये क्या होगा? dy बाय डी थीटा। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम?
थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो डी वाई बाय डी थीटा, ये जो ए है ये तो कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा, और टेन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो ये डी वाई है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए सेक स्क्वायर डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इस डी वाई की जगह लिख सकता हूँ। तो अब जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है डी ई इज इक्वल टू के लैम्डा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गई। अब यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर थीटा और एक ए से ए कैंसल, तो जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अब वो आ गया के लैम्डा डी थीटा बाय ए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अपने पास इस छोटे से एलिमेंट की वजह से वो हो गया अब के लैम्डा बाय ए डी थीटा, और किस वेरिएबल में आ गया अपना थीटा वेरिएबल में। डी थीटा क्या है, ये डी थीटा जो है, ये डी थीटा जो है यहाँ पर ये जो हमने एलिमेंट बनाया था ना, ये जो एलिमेंट लिया था इस एलिमेंट का एंगल डी थीटा है, ठीक है। तो अपना जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक वेरिएबल में हो गया, किसमें थीटा में। तो अब हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम थीटा की लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है साहब। अब ये बात समझ में आए कि अब हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दें, तो अब हमें देखना रहेगा कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन कब होगा। डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप तब करेंगे जब एलिमेंट चेंज करने पर वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तब आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे, मतलब डायरेक्ट एडिशन कर देंगे। बट अगर एलिमेंट चेंज करने पर वेक्टर का डायरेक्शन अगर चेंज होता है तो फिर वहां पर आप वेक्टर सम करना पड़ेगा, वेक्टर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात। अगर मैं यहां पर क्या करता, मैं इस एलिमेंट को यहां बना लेता हूं, तो इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो तो ये आ गया। अब ये सेम तो रहा नहीं, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, एलिमेंट चेंज करने पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अलग अलग डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो वेक्टर सम करना पड़ेगा, वो हमारे लिए बहुत सिरदर्द की चीज हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर पहले इस डी को कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। वेक्टर को ऐड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वेक्टर सम, या फिर उसको उसके कंपोनेंट में ब्रेक करके ऐड कर लो। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस डी को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेता हूं। मैं क्या कर लेता हूं, मैं इस डी को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दूंगा। अब कंपोनेंट में ब्रेक करने के लिए मुझे पहले एंगल चाहिए रहेगा, मुझे कंपोनेंट में ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए रहेगा, एंगल। अगर ये एंगल थीटा है तो यहां पर भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। अब अगर मैं इसका कंपोनेंट लिखता हूं तो इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, डी कॉस थीटा, एंड इधर क्या कंपोनेंट आ जाएगा, इधर आ जाएगा डी साइन थीटा। आ रही है मेरी बात समझ में यानी। मैंने क्या बोला कि भाई मैं यहां डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकता डी का। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर एलिमेंट चेंज करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग डायरेक्शन हर एलिमेंट के लिए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन अलग अलग आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो सम भी वेक्टर होगा, तो फिर हमें वेक्टर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बट वो हमारे लिए बड़ी चीज है। बट हम एक और चीज जानते हैं कि अगर मुझे वेक्टर को ऐड करना है तो मैं उसको कंपोनेंट में ब्रेक कर लूं, और जो एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उनको एक साथ ऐड कर दूं, और जो वर्टिकल वाले हैं उनको एक साथ ऐड कर दूं। अगर मैं यहां पर देखता हूं इस एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आता, तो इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एक इधर आता है, एक इधर की तरफ आता, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में आएंगे। तो मैं उन कंपोनेंट्स का इंटीग्रेशन करूंगा, ना कि इस डी का इंटीग्रेशन करूंगा। समझ में आ गई बात। तो अब हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए, एक डी कॉस थीटा और एक डी साइन थीटा। अब मैं इन दोनों कंपोनेंट का इंटीग्रेशन करूंगा, मैं इन दोनों कंपोनेंट को इंटीग्रेट करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकता हूं। तो अब मैं क्या फाइंड करूंगा, यहां पर जो मैं फाइंड करूंगा, अब मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द वायर के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले फाइंड कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, ये लिखेंगे हम ई परपेंडिकुलर। अब जितने भी एलिमेंट के ये परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट एक साथ आ रहे हैं, सब मुझे ऐड करने हैं। तो क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन किसका, डी कॉस थीटा का। अच्छा, अब लिमिट भी लगानी है ना। अब लिमिट किसके रिस्पेक्ट में लगाएंगे, देखो यहां पर डी क्या है, के लैम्डा डी थीटा बाय ए। तो यहां पर मैं डी की जगह क्या लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा के लैम्डा डी थीटा बाय ए, और यहां पर ये कॉस थीटा इनटू में है। अब जब मैं लिमिट लिखूंगा तो मुझे पता चलेगा थीटा वेरिएबल में मेरा इंटीग्रेशन है, तो थीटा का वैल्यू देखो, ऊपर अगर मैं जा रहा हूं इधर तो ये थीटा 1 है एंगल,
नीचे आ रहा हूं तो थीटा 2, इस ऊपर वाले को पॉजिटिव और नीचे वाले को क्या ले लेंगे, नेगेटिव। तो इसकी लिमिट कहां से स्टार्ट हुई, माइनस थीटा 2 और कहां तक गई, थीटा 1 तक गई। ठीक है, ये एंगल जब हम नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव, ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव। तो माइनस थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक का इसका लिमिट हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करना आपका आता है, ई परपेंडिकुलर के लैम्डा, सॉरी ये डी कहां से आ गया, ये तो ए है अपना, है ना, के लैम्डा बाय ए। अब किसका इंटीग्रेशन होगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा। ऐसे अगर मैं लिखता हूं माइनस थीटा 2 थीटा 1 कॉस थीटा डी थीटा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, माइनस साइन थीटा नहीं साइन थीटा। के लैम्डा बाय ए क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। तो यहां पर लिमिट लगा दो, माइनस थीटा 2 से थीटा। अब यहां पर लिमिट अप्लाई कर दो, तो जब ई परपेंडिकुलर मैं लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाय ए। पहले लगाओगे अपर लिमिट तो साइन थीटा 1 हो गया, फिर माइनस साइन माइनस थीटा 2। हम जानते हैं साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, मतलब ये साइन बाहर आ जाएगा। जब ये बाहर आएगा तो ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और अपना फॉर्मूला क्या बन गया, अपना फॉर्मूला बन गया परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, के लैम्डा बाय ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, उसके बाद हम फाइंड करेंगे कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल टू द रॉड या पैरेलल टू द वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द वायर। तो जो पैरेलल वाले कंपोनेंट हैं उनको सबको ऐड करेंगे, तो ई पैरेलल कितना हो जाएगा, पैरेलल टू द वायर। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, अब जो पैरेलल कंपोनेंट है उनका इंटीग्रेशन क्या है, वो है डी ई साइन थीटा। क्लियर है भाई, डी। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं किस वेरिएबल में कर रहे हैं, थीटा में, तो फिर से लिमिट माइनस थीटा 2 से थीटा 1। डी ई का वैल्यू लगाएंगे माइनस थीटा 2 से थीटा 1। डी ई का वैल्यू क्या है, के लैम्डा डी थीटा बाय ए, और साइन थीटा, यहां से के लैम्डा बाय ए बाहर आएगा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा एंड लिमिट इज माइनस थीटा 2 टू थीटा 1। अब ये वैल्यू अप्लाई करेंगे, जब यहां पर ये लिमिट अप्लाई करेंगे हम, तो देखो थीटा 1 लिखोगे तो माइनस कॉस थीटा 1 होगा, ये क्या होगा, के लैम्डा बाय ए माइनस कॉस थीटा 1। फिर जब यहां पर लिखोगे तो एक माइनस तो ये पहले से है ही, ठीक है, और एक माइनस क्या लिखते हैं हम, जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक साइन यहां पर आता है नेगेटिव, तो ये तो इसके साथ का हो गया माइनस, ये क्या होगा, माइनस कॉस माइनस थीटा। ठीक है, तो ये तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, माइनस सॉरी कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, तो ये तो कॉस थीटा 2 ही हो गया। ठीक है, और साथ में ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बनेगा पैरेलल का, ये क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाय ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और ये अपना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द वायर या फिर रॉड। देखो यहां पर दोबारा समझ लो, कभी कंफ्यूज हो, हमने क्या करा, हमने यहां पर लिमिट लगाई, लिमिट लगा रहे तो थीटा 1 यहां लिखेंगे, तो ये माइनस कॉस थीटा 1 हो गया। फिर क्या करेंगे, माइनस लोअर लिमिट यहां अप्लाई करेंगे, तो ये तो एक माइनस आएगा, इसके साथ माइनस पहले से ही है वो हो गया। फिर यहां लिखते हैं माइनस थीटा 2, और हम जानते हैं कि अगर कॉस माइनस थीटा मेरे पास है तो ये क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। ये क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा 2 हो जाएगा, और एक माइनस इसके साथ में चल रहा है, और ये बाहर माइनस, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला जो आता है वो आता है के लैम्डा बाय ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। क्लियर है बात। तो अगर हमें कोई फाइनाइट लेंथ का वायर दिया गया है, उससे किसी ए डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है, और एंगल दिए गए हैं थीटा 1 और थीटा 2, तो परपेंडिकुलर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, के लैम्डा बाय ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और उसके पैरेलल कितना होता है, के लैम्डा बाय ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। क्लियर है बात। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अब इसमें 3-4 केस आएंगे,
है ना। इसमें 3-4 केस आएंगे। क्या क्या केस? एक तो अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, या फिर सेमी इनफाइनाइट लेंथ का हो, या फिर सिमेट्रिक पॉइंट हो, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होंगे, फटाफट इसको नोट करते हैं, फिर उन्हें डिस्कस करते हैं। तो चलो भाई, अब हमने 2 फॉर्मूला बनाया है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यहां पर, फिर 3 केस डिस्कस करेंगे। कि अगर मैं परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर टू द वायर, तो ये होता है के लैम्डा बाय ए साइन θ1 प्लस साइन θ2। और अगर मैं पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं, तो के लैम्डा बाय ए कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ठीक है जी। ये किसके लिए? फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए थे। ये किसके लिए थे? फाइनाइट लेंथ वायर के लिए थे। अब यहां पर हम 3 केस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, अगर इनफाइनाइट वायर हो, फॉर इनफाइनाइट लेंथ वायर या रॉड, कुछ भी आपको मिले, ठीक है। अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, कि भाई लेंथ कहां जा रही है, ना मुझे इसका आदि पता है, ना अंत पता है, ना स्टार्ट पता है, ना एंड पता है, मुझे बस ये पता है कि इससे ये कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है P, ठीक है। इस A डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है P, और मुझे क्या मालूम है, इसकी मुझे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा मालूम है, मुझे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो हमारे पास फॉर्मूला तो ये है, तो इसके लिए हमें θ1 और θ2 देखना पड़ेगा। तो θ1 और θ2 अगर हमें देखना है, तो θ1 और θ2 कहाँ से देखना रहेगा, ये बात याद रखना। θ1 एंड θ2 कहाँ से लेंगे? फ्रॉम परपेंडिकुलर। और कैसे लेंगे? इन अपोजिट सेंस मतलब कि अगर ये परपेंडिकुलर पॉइंट है, तो θ1 लेने के लिए मैं किधर जाऊंगा? इधर। ये मुझे θ1 इधर मिलेगा, θ2 चाहिए तो मुझे इधर आना पड़ेगा, ऐसे। क्लियर है बात? अब देखो, अब अगर मैं P पॉइंट से शुरू करूं, और इसके इन्फिनिटी तक मिलने जाऊं कहीं एंड पॉइंट तक, तो मुझे क्या जाना पड़ेगा? परपेंडिकुलर। तो ये जो एंगल है मेरा θ1, ये कितना हो जाएगा? ये जो एंगल है मेरा θ1, ये हो जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं दूसरे एंड पर जाऊं, इसका एंड पॉइंट ढूंढने के, कहाँ मिलेगा? तो ये जो θ2 है, ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कि अगर हम इनफाइनाइट लेंथ के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो θ1 भी कितना? 90 डिग्री, θ2 भी कितना? 90 डिग्री। वैल्यू यहां पर अप्लाई करो, sin 90 1, sin 90 1, 1 + 1 2, तो जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो कितना हो गया? 2k लैम्डा बाय ए। और अगर मैं यहां पर वैल्यू लगाता हूं cos 90 0, 0 - 0 0, 0 × 0 0, तो पैरेलल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? तो जो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा 0। तो इसमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया परपेंडिकुलर टू द वायर, एंड इट इज E परपेंडिकुलर इक्वल टू 2k लैम्डा बाय ए। क्लियर है बात? ऐसे ही जो दूसरा केस आता है फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर, और रॉड। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया? कि मुझे मालूम है रॉड यहां से शुरू हो रही है या वायर यहां से शुरू हो रहा है, बट मुझे ये नहीं मालूम ये कहां पर जाकर खत्म होगा, ठीक है। पर मुझे ये नहीं मालूम कि ये कहां पर जाकर खत्म होगा। इस पॉइंट P का डिस्टेंस मुझे मालूम है, ये कितना है? A है, ठीक है। तो अब फिर से हमें क्या देखना? हमें θ1 और θ2 देखना है। इस वायर की भी आपको डेंसिटी दी गई है लैम्डा, चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो अब अगर मैं यहां पर देखता हूं कि भाई अगर मैं फिर से इसका एंड पॉइंट ढूंढने जाता हूं, तो एंड पॉइंट ढूंढने के लिए मुझे सीधे इसके पैरेलल जाना पड़ेगा, और ये जो एंगल है θ1, ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और इस वाले एंड को अगर मैं देखता हूं, तो ये वाला एंड तो यही है एकदम इसके परपेंडिकुलर पर ही, तो ये जो θ2 एंगल बनेगा ये कितना होगा? ये हो जाएगा 0 डिग्री। तो इस केस में जो θ1 बनता है, इस केस में जो θ1 आता है सेमी इनफाइनाइट में, वो होता है 90, और जो θ2 होता है वो होता है 0। तो वैल्यू अप्लाई करो, sin 90 1, sin 0 0, 1 + 0 1, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो E परपेंडिकुलर कितना आया? k लैम्डा बाय ए।
सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछ लूं ई पैरेलल बताओ, तो यहां पर वैल्यू लगाएंगे, cos थीटा 2 कितना हो गया 0, तो cos 0 माइनस cos 90, cos 0 1, cos 90 0, 1 माइनस 0 1, 1 से मल्टीप्लाई किया, वापस से यही आ जाएगा k लैम्डा बाय ए। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा k लैम्डा बाय ए। तो अब यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूं, ध्यान से देखना कि भाई जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो इधर आया है, जो कि कितना है k लैम्डा बाय ए, और जो पैरेलल वाला आया है वो इधर की तरफ आ गया, ये कितना हो गया ई पैरेलल, ये हो गया k लैम्डा बाय ए। ठीक है, तो अब यहां देखो दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, अगर मुझे इनका रिजल्टेंट बताना है तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, और ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ k लैम्डा बाय ए। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझसे पूछा जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लिखूंगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा √2 k लैम्डा बाय ए। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, बट फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि सब समझ में आ जाए। कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, आप कमेंट सेक्शन में बस लिख कर बता दें। ठीक है जी, अब तीसरा केस और एक थर्ड केस, लास्ट केस आज की क्लास का, केस नंबर 3 ABC। ये थर्ड केस क्या है, एट सिमेट्रिक पॉइंट, एट सिमेट्रिक पॉइंट ऑफ फाइनाइट लेंथ, है ना, फाइनाइट लेंथ का कोई रॉड है, कोई वायर है, उससे सिमेट्रिक पॉइंट, सिमेट्रिक पॉइंट का मतलब कि अगर ये रॉड है, ठीक है जी, ये एक चार्ज रॉड है, अब इसका बिल्कुल मिड पॉइंट ले लो, अगर ये लेंथ L है यहां से यहां तक, ठीक है, तो इसके मिड पॉइंट यहां से A डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है P, ठीक है, तो ये जो एंड है इसका एंगल भी थीटा होगा, इस वाले एंड का एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, दोनों एंगल कितना होंगे, थीटा होंगे। कौन कौन, थीटा 1 भी कितना होगा थीटा, एंड थीटा 2 भी कितना होगा थीटा, और ये जो लेंथ होगी ये हो जाएगी L/2, और ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी L/2। बस अब ये वैल्यूज यहाँ पर लगा दो। जब हम वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे तो एक चीज़ तो मुझे साफ दिख गई, क्योंकि थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल है, आपस में cos थीटा 1 और cos थीटा 2 कैंसिल होंगे, तो जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो तो हो गया 0। सबसे पहले इसी को लिख देता हूँ, ई पैरेलल हो गया 0। परपेंडिकुलर की अगर मैं बात करूं तो यहां साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा। तो अगर मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखूंगा तो ये मैं लिखूंगा 2k लैम्डा साइन थीटा बाय ए। 2 कैसा है समझ गए ना, यहां पर साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो इट विल बिकम 2 साइन थीटा, तो 2k लैम्डा साइन थीटा बाय ए। अब ये जो साइन थीटा है इसका भी वैल्यू हम लिख सकते हैं चाहे तो, अगर साइन थीटा मुझे लिखना पड़े तो मैं साइन थीटा भी लिख सकता हूं। साइन थीटा मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना होगा L/2, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ये है हाइपोटेनस अपना, ये वाली लेंथ है ना हाइपोटेनस, यहां से यहां तक, तो इसको कितना लिख दोगे, √L/2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर और ये बेस a। तो यहां पर अगर मैं इसको लिखना चाहूं इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा लिखना चाहूँ तो साइन थीटा मैं क्या लिख सकता हूँ, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज L/2 अपॉन में हाइपोटेनस दैट इज √L/2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हम ये छोटे छोटे केस याद रखेंगे, इन पर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, है ना, सिर्फ फॉर्मूला याद रखने से नहीं होगा। अभी हमें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी देखनी होती है, वो डायरेक्शन भी हमें इसमें देखनी सीखनी पड़ेगी कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का किधर होगा। ठीक है, तो वो सब बातें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कुछ अच्छे हम करेंगे। तो आज ये आपकी क्लास यहीं पर खत्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, सी यू।